आज हम बायट सावर्ट लॉ की एक और एप्लीकेशन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। हम एक सर्कुलर कॉइल लेंगे और इस कॉइल की वजह से किसी पॉइंट पी पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि डायग्राम में जैसे कॉइल बनी है ऐसे नहीं है, इसकी प्लेसमेंट होती है ऐसे। ठीक है, ये प्लेसमेंट है इसकी। आपकी कॉइल ऐसे नहीं रखी हुई है, ये ऐसे है। ठीक है, ये सबसे पहली बात है जो आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात इसमें ध्यान में रखनी है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ये छोटे छोटे लेने हैं आपने। जैसे सी पे मैंने थोड़ा सा डीएल लेंथ का लिया है, तो डी पे भी आपने डीएल लेंथ का लेना है। और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, अब करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट कैसे होगा, इस तरफ को, आई इंटू डी एल। और जब करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा तो इस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट क्या होगा, आई इंटू डी एल। तो डायरेक्शन कैसी लग रही है, यहां से इस तरफ को और यहां से इस तरफ को। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो ऐसे है, तो करंट भी आपका ऐसे एलिमेंट ऐसे आएगा। तो आपका जो आर है, आर की डायरेक्शन आप देख रहे हो ये वाली है, और आईडीएल की डायरेक्शन ये वाली है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप एंगल मेजर करोगे तो आपका एंगल 90 डिग्री आएगा इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं इसमें क्या करता हूं, डीएल क्रॉस आर को ऐसे, क्योंकि टेढ़ा है तो आपने हाथ भी थोड़ा सा टेढ़ा करना है। तो अगर मैं इसको ऐसे राइट हैंड थंब रूल इसको यूज करूं, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए, थंब आपका थोड़ा टेढ़ा आना चाहिए, क्योंकि आर थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने, जैसे आपको आर दिखाई दे रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग जब मैंने थंब को रोटेट, अपनी फिंगर्स को रोटेट किया, तो मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे टेढ़ी आएगी। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, डी बी। ठीक है, इसी तरह जब आप करंट एलिमेंट यहाँ डी पे देखोगे तो आपकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहां से इस तरफ जा रहे हो, यहां से कहां जा रहे हो, इस तरफ को। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग। तो आईडीएल इस तरफ है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही थी अब कहां जाएगी, नीचे की तरफ को। वैसे ही जैसे टेढ़ी यहां है वैसे यहां पे भी होगी। ठीक है, और साथ में आपने इसमें क्या ध्यान में रखना है कि जो एंगल यहां पे है वो भी 90 डिग्री है। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। हमने करंट एलिमेंट लिया यहां पे सी पे, आई डी एल, डीएल हुई लेंथ और आई हुआ करंट। तो करंट इंटू डीएल क्या हो गया, करंट एलिमेंट। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से हम पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्यों, क्योंकि लेंथ और आपका आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, आईडीएल और आर के बीच में, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आईडीएल कितना हो जाएगा, साइन 91 हो गया, आईडीएल बाय आर स्क्वायर। अगेन आर स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो आर स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ डीबी कौन देगा, अब देगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन डीएल एंड आर। जो आपका प्लेन बना रहे हैं डीएल और आर, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डीबी। मैंने आपको अभी आपको बताया राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर, जो डीबी की डायरेक्शन होगी वो आर के भी परपेंडिकुलर होगी, और जो एल आपने लिया है सर्कुलर कॉइल में उसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमेशा याद रखना है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने बोलना इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। डीएल और आर के बीच में के परपेंडिकुलर रहती है हमेशा। ठीक है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में भी हम लिखते हैं, ये होता है आपका आई डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर का मतलब ही यही हुआ कि जो रिजल्ट आएगा, डीबी का रिजल्ट आएगा, वो डीएल और आर के परपेंडिकुलर आएगा। इसी क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट 10वीं में पढ़ा भी है, वहां से आप इसको देख सकते हो। उसके बाद ये कहता है कि अगर मैं नीचे वाले डी में भी सेम लेंथ का करंट एलिमेंट लेता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड भी आपका सेम ही आएगा, डायरेक्शन भले ही आपकी डिफरेंट होंगी। अब मैंने क्या किया, उनको डीबी और डीबी डैश को क्या करना है, अब आपने रिजॉल्व करना है। तो यहां आप देख रहे हो ये एंगल बन रहा है फाई। तो ये जो आपकी लाइन है इसका परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, और ये वाली लाइन है इसका परपेंडिकुलर ये है। तो दैट मीन्स अगर ये दोनों आपस में फाई बना रही हैं तो ये भी आपस में फाई एंगल बनाएगी। फिर डीबी के एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस फाई, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कौन सा होता है, साइन फाई। सिमिलरली यहाँ पे डीबी डैश कॉस फाई और यहाँ पे डीबी डैश साइन फाई। अब आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड तो डीबी और डीबी डैश का सेम है, वो हमने देखा ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डीबी कॉस फाई और डीबी डैश कॉस फाई एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा नेट रिजल्टेंट कौन सा कंपोनेंट दे रहा है, डीबी साइन फाई, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी यही है और डीबी डैश साइन फाई की डायरेक्शन भी सेम है।
तो इट मीन्स हमारा जो कंपोनेंट dB sin phi है वही हमारा रिजल्टेंट देगा। ठीक है, अब ये कहता है कि ये तो हमने सिर्फ दो छोटे छोटे एलिमेंट लिए, इसी तरह आप सर्कल के ऊपर बहुत सारे अपोजिट एलिमेंट ले सकते हो। इसका अपोजिट यहाँ होगा, इसका अपोजिट यहाँ होगा। ठीक है, तो इट मीन्स सर्कल के हर एक एलिमेंट के एक अपोजिट एलिमेंट रहता ही है। ठीक है, तो आपका जो cos phi कंपोनेंट है वो हर जगह कैंसिल होगा, तो इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, 0। तो नेट कंट्रीब्यूशन कौन सा कंपोनेंट देगा हमें, dB sin phi। तो हम कह सकते हैं द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, आपने सब छोटे छोटे एलिमेंट के dB sin phi को ऐड कर देना है। तो ऐड करने को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेट किया आपने dB sin phi म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल sin phi ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी dB की और sin phi लिख दिया। sin phi क्या होता है वो आप डायग्राम से निकाल सकते हो। sin phi मतलब ये एंगल फाई है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हुई और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो ये हुआ a बाय r, और r की वैल्यू आप शुरू से पुट करोगे तो ये बन जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। तो dl और dl क्या हुआ, dl हुआ सर्कल की लेंथ। सर्कल की लेंथ आपको पता है इट इज पेरीमीटर, सॉरी सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना है इसका, a। अब मैं सारी वैल्यूज इसमें पुट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू और dl की वैल्यू सब पुट करने के बाद ये मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर हम कहते हैं कि एक कॉइल ना होकर नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, n टर्न्स हैं जिनके अंदर, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, n आपका ऐड हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आ गए बहुत सारे। जैसे आप स्प्रिंग देखते हो, स्प्रिंग में आपके, स्प्रिंग तो नहीं कहूंगा लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आपने बहुत सारे सर्कल के ऊपर सर्कल रखे हुए हैं, सर्कल के ऊपर सर्कल रखे हुए हैं और बहुत सारे सर्कल का एक सेट बना दिया है, तो उसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगी। ठीक है, और अगर ये कहता है कि x बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द सर्कल, सर्कल मतलब छोटा सा सर्कल है आपका और डिस्टेंस आपका बहुत बड़ा है, तो उस केस में हम a को इग्नोर कर देते हैं, तो आपका ये एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज हो जाता है। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से करना है।